हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू हेल्थ एंड एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे, प्लस कुछ टॉपिक्स और पढ़ाए थे। तो अगर आपने वो मिस कर दिए तो वो वीडियो आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और उसके नोट्स कॉपी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस जो भी हम अपलोड करें बीएड कोर्स से रिलेटेड वो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर भी कर सकते हैं। प्लस आप कुछ क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है रीजनिंग एंड एनालिसिस। रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग इज़ बेसिकली द एक्शन ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल एंड सेंसिबल वे। रीजनिंग बेसिकली हमारी जो सोच है, कुछ भी हम लॉजिकल सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ को काम करने को एक पर्टिकुलर सही वे में अगर हम सोच रहे हैं तो वो रीजनिंग होती है। एक तरह का इसमें माइंड इन्वॉल्वमेंट होती है, थिंकिंग पावर जो है आपकी वो इन्वॉल्वमेंट होती है, जो रिमेंबरिंग की पावर है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। तो एक तरह की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जो आपकी कॉन्शियस का यूज़ करती है। इट इज़ हाई मेंटल ability थ्रू विच जनरलाइजेशंस आर मेड बेसिस ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो बेसिकली जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आपने चीज़ें सीखी हैं, उस उन चीज़ों के बेसिस पे हम जो आज की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए वो एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो भी हमने सीखा है उसको जनरलाइज करना, मतलब आज की सिचुएशन में पुराने एक्सपीरियंस को फिट करना, वो हमारी जो एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी, उसमें वो रीजनिंग के बेसिस पे ही है। इट इज़ बेसिकली रीजनिंग एसेंशियल जो होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम करती है। तो बिना प्रॉब्लम के कोई रीज़न हम किसी चीज़ का देंगे नहीं। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्या बिना रीजनिंग के उसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो बेसिकली रीजनिंग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एक तरह की कंट्रोल थिंकिंग है, जो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आपकी लाइफ में, उसे सॉल्व करने के लिए रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, क्वेश्चन 4 मार्क्स का। आप पॉइंट वाइज लिखना चाहें लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। ईजिली 1 पेज या 2 पेज का आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। एनालिसिस क्या होती है? अब इट इज़ बेसिकली सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेटा इन इंफॉर्मेशन by breaking its components to uncover its interrelationship। इवैल्यूएशन करना किसी भी डेटा को या कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है और उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करके कि क्या रिजल्ट निकला है उसको एग्जामिन करना। मैंने आपको कुछ भी पढ़ाया और उसके बाद मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, तो एक तरह की इवैल्यूएशन कर रही हूँ कि आपने, और उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे जो रिज़ल्ट आएगा वो देख रही हूँ कि आपने उस चीज़ से क्या सीखा। तो बेसिकली अगर मैं राइटर की भाषा में बोलूँ तो राइटर अपने आइडियाज़ कैसे लैंग्वेज टेक्निक यूज़ करता है, स्पीच को यूज़ करता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को यूज़ करता है, वर्ड की चॉइस को यूज़ करता है, तो वो एनालाइज करता है कि किस चीज़ों को यूज़ करके मैं अपनी जो मेरी नॉलेज है या जो मैं लिखना चाहता हूँ वो दूसरों तक पहुँचा सकता हूँ। तो ये एनालिसिस वो पहले ही करता है कि कौन सी टेक्निक मैं यूज़ करूँ, क्या क्या चीज़ें यूज़ करूँ, क्या कैसे लिखूँ ताकि लोग उसे अच्छा समझें और मेरे आइडिया को समझ पाएँ। तो एनालिसिस वर्ड की भी होती है, सेंटेंस की भी होती है, लेटर की भी होती है। बेसिकली ये पार्ट ऑफ लैंग्वेज में आता है। तो आप सुनेंगे ध्वनि होती है, जिसे आप बोलेंगे फोनेटिक्स होते हैं, वर्ड फॉर्मेशन जैसे स्वर व्यंजन है, सेंटेंस की फॉर्मेशन वर्ड्स को मिलाकर जो होती है, ये सारी एनालिसिस के बेसिस पे ही होती है। इसके बेसिकली आप बोल सकते हैं टू एनालाइज इज़ टू लुक क्लोजली एंड एग्जामिन। एनालाइज इज़ टू लुक क्लोजली एंड एग्जामिन। To reason means from form conclusion, influence based on what we know or experience। तो बेसिकली एनालाइज इज़ लाइक कि आप क्लोजली किसी चीज़ को देख रहे हो, उसका रीज़न दे रहे हो और उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स निकाल रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। तो बेसिकली आपके पास कोई भी डेटा है
कि बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, मैं आपका जो रिज़ल्ट होगा उसके बेस पे एनालिसिस करूँगी कि कितने एवरेज स्टूडेंट हैं, कितने टॉप 5 में आते हैं। तो ये एक तरह की एनालिसिस ऑफ डेटा हो गया। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ अ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत पॉइंट वाइज लिखेंगे, ज़्यादा बेटर है। ये आपके टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में भी टॉपिक कवर किया हुआ है, उसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करिए और वहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। टॉपिक्स भी उसमें कवर्ड हैं। रोल क्या होता है टीचर का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? बेसिकली टीचर एक तरह की रोल मॉडल ही है, जो एक तरह की आपकी रिस्पेक्ट शो करती है, ऑनेस्टी, एम्पैथी और जो आपकी डिज़ायर है लर्निंग की उसको दर्शाती है। तो बेसिकली टीचर एक तरह का रोल मॉडल होता है स्टूडेंट का। अब ड्यूटीज़ क्या हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टीचर की? बेसिकली स्टूडेंट की एबिलिटी डेवलप करना, फ्रीडम प्रोवाइड करना स्टूडेंट को कि वो अपने आइडियाज़ आप तक पहुंचा सके, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना, ये टीचर का रोल है। कंडक्ट कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी, बेसिकली आप कंपटीशन नहीं रखोगे स्कूल के अंदर तो बच्चे कैसे ग्रो करेंगे, कैसी नई नई चीज़ें सीखेंगे, कैसे क्रिएटिव बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो काम है, एक्टिविटीज़ ऐसी बनाना, वो टीचर का जॉब है। एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट बनाना स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो नई नई चीज़ें कर पाएँ, काम कर पाएँ, चीज़ें सीख पाएँ। मोटिवेट करना और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बनाए रखना ताकि बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाएँ। और क्रिएट करना कोऑपरेटिव बिहेवियर को, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में बिहेवियर जो हो वो अच्छा रहे। काउंसिल करना हर स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर स्टेज पे जो भी आपकी प्रोसेस है लर्निंग। गाइडलाइंस क्या है टीचर के लिए? टीचर शुड बिलीव इन ऑल चिल्ड्रन। हर टीचर को बिलीव करना चाहिए कि बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी है, जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सारे टास्क या सारी चीज़ें अच्छे से लर्न कर सकता है। तो अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे तो बच्चा अच्छे से परफॉर्म क्या करेगा? आपको अपना सब्जेक्ट मैटर जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए हर टीचर को। अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज़ यूज़ करनी चाहिए, ये नहीं कि आप सिर्फ एक लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दो या प्रैक्टिकल चीज़ें करवाओ या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज़ कराओ ताकि लर्निंग उनके लिए इंटरेस्टिंग भी बने और वो इजीली कर भी पाए। और ऐसे टारगेट सेट करो जो चैलेंजिंग हो क्लास के लिए बट अचीवेबल भी हो, क्योंकि ऐसे अगर आप चैलेंजिंग टास्क देंगे तभी बच्चों की जो इनोवेशन है, क्रिएटिव आइडियाज़ है वो निकल के आएंगे। एंथुजियाज्म और पैशन शो करो जो भी आप पढ़ा रहे हो उसके बारे में। और डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज़ बताओ कि कैसे कैसे चीज़ें आप लर्न कर सकते हो। कुछ मॉडल्स बना के एक्सप्लेन करो या अलग अलग एक्टिविटीज़ बताओ कि कैसे कैसे आप लर्निंग कर सकते हो प्रैक्टिकल नॉलेज देकर, या कुछ आप थ्योरी इन्फॉर्मेशन या कोई वीडियोस दिखाकर या आप ऑडियो सुनाकर डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज़ कैसे भी आप शो कर सकते हो ताकि बच्चा अच्छे से लर्न कर पाए। तो कीप लर्निंग, आप खुद सीखते रहेंगे तभी टीचर्स आगे सिखा पाएंगी। तो टीचर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो पढ़ती भी रहें, लर्न करती रहें, अपने लिए भी हाई एक्सपेक्टेशंस जो स्टूडेंट की हैं उसे मेंटेन करती रहें, फुलफ़िल करती रहें और वर्क करें एज अ प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी कि साथ साथ लड़ भी रहे हैं, पर लर्निंग भी कर रहे हैं और बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं। क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा बनाए रखें, वैल्यूएबल बनाए रखें कि हर स्टूडेंट को ये लगे कि उसका रोल और उसकी प्रेजेंस मैटर करती है क्लास के अंदर। टीचिंग एक्टिविटीज़ स्टूडेंट ऐसी होनी चाहिए जो जिससे स्टूडेंट इंटरेस्ट बना रहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है टीचर के लिए गाइडलाइंस। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लर्नर की क्या है अब पढ़ने की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? इनिशिएटर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। हर काम में इनिशिएट लेने के लिए हर बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट होना चाहिए, पढ़ाई के लिए कोई झूठ ना बोले कि हाँ ये समझ आया, ये नहीं आया या कुछ दिक्कत है तो वो उसे बताए। तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव होना चाहिए, कैसे सर्कमस्टांसेस हैं टीचर के, क्या आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से और टीचर के बिहेवियर या चीज़ों के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज
जो भी हैं चीज़ें उससे कोऑपरेटिव होना चाहिए, सोशल होना चाहिए कि अगर ग्रुप एक्टिविटीज़ दी गई हैं तो वो उसमें अच्छा परफॉर्म करे, इनिशिएट करे, पार्ट ले। और डिफरेंट जो स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं उसमें का पार्ट ले। ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए, ईगर ऑफ लर्निंग, चीज़ें सीखने के लिए उसके अंदर लालसा होनी चाहिए। फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचर या कोच को, ताकि वो भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सके और आपको और अच्छे से पढ़ा पाए। तो फीडबैक ज़रूर दें एज अ लर्नर। आप मेरी इस वीडियो का भी अपना फीडबैक कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप मेरे लिए भी नेक्स्ट वीडियो बनाने में इजी होगा कि क्या क्या पॉइंट्स मुझे और ध्यान रखने हैं, और आपके लिए भी इजी होगा कि वह जो कमी है वो आगे पूरी हो पाए। तो ये सेम आप अपने किसी भी टीचर के लिए एज अ लर्नर बता सकते हैं। एक्टिव होना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिवली पार्ट लें और एक्टिवली परफॉर्म करें लर्निंग के अंदर। एसिमिलेशन एंड डेसिमेशन ऑफ नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 16 मार्क्स का 2018-17 के पेपर में आया हुआ है, MDO CRSU में। तो ये आप मिस ना करें, इसे अच्छे से समझें क्या होता है। इसमें रोल जो टीचर का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिमिलेशन और डेसिमेशन ऑफ नॉलेज क्या होती है? एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज अगर तभी होती है जब लर्नर के पास कुछ नए आइडियाज़ हैं और वो उसे फिट करना चाहता है जो उसके अंदर ऑलरेडी नॉलेज है उसमें। तो बेसिकली आपको कुछ पता है और आप उस नॉलेज को एनहांस करते हो उसके अंदर कुछ और नए आइडियाज़ भर के। तो एक तरह से आपके पास एक कंटेनर ऑलरेडी है नॉलेज का, उसके अंदर आप उसे रीशेप कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट शेप दे रहे हो, नए नए आइडियाज़ जैसे ही आपके पास आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने आप ही रीशेप होती रहती है। तो डेटा फॉर एग्जांपल, child learns a new way to pick up the objects, they incorporate this new knowledge to their current world view। तो जब एक छोटा बच्चा होता है वो पहले एक तरह से कैसे पकड़ेगा ऑब्जेक्ट को, कैसे मूव होगा, वो धीरे धीरे ही सीखता है। पहले बच्चा पलट रहा होता है, फिर क्रॉल करने लगता है, फिर वो चलने लगता है। तो ये जो नॉलेज है वो टाइम टू टाइम रीशेप हो रही है, क्योंकि वो नई नई चीज़ें सीख रहा है, नए नए आइडियाज़ उसको आ रहे हैं। तो फाइनली अब हम चल रहे हैं, हम क्रॉल नहीं करते। तो जब बचपन में थे तो हम पहले क्रॉल करते थे, फिर हम पकड़ पकड़ के चलने लगे, फिर हम बिना पकड़े चलने लगे। तो एक तरह का एग्जाम्पल है कि जैसे जैसे आप नई नई चीज़ें सीखते हो आपकी नॉलेज रीशेप होती है और आप करंट सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हो। अब जैसे मैथ है, अब पहले आप 1 2 3 सीखते हैं, देन फिर सम सीखते हैं, फिर LCM HCF सीखते हैं, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं। तो ये एक नई नए आइडियाज़ जो आपको मिलते हैं, तो वो आप रियल लाइफ में उनका क्या इनपुट है वो आप यूज़ करते हो। तो ये ग्रो होते रहते हैं और आपकी नॉलेज को रीशेप करते रहते हैं। इसके बाद जो बात करेंगे वो है डेसिमेशन ऑफ नॉलेज। डेसिमिनेशन ऑफ नॉलेज एक तरह की इंटरैक्टिव प्रोसेस है जो भी आप टारगेट ऑडियंस को सिखाना चाहते हो ताकि उनके अंदर कुछ चेंज आए। जैसे मैं आपको नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में पढ़ा रही हूँ ये टॉपिक्स, ताकि आपके अंदर वो नॉलेज आए। तो एक तरह की इंटरैक्टिव प्रोसेस है, मैं आपको समझा रही हूँ, आप अपने आइडियाज़ या आपके जो फीडबैक है वो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स वगैरह में। बेसिकली जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो वो मोर इंटरैक्टिव है, क्योंकि वहीं जो आप पढ़ा रहे हो बच्चे उसी टाइम सवाल जवाब कर सकते हैं। और जो टीचर आपको सिखाना चाहती है, आपके अंदर चेंजेस लाना चाहती है, नॉलेज देना चाहती है, वो होती है डेसिमिलेशन ऑफ नॉलेज। द चैलेंज इज़ टू इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बाय दोज आर इंटेंटेड टू रीच। तो चैलेंज एक तरह का यही है, जो भी एक्सेसिबिलिटी, जो भी नॉलेज आप देना चाहती है टीचर अपने बच्चों को और सिखाना चाहती है, वो कैसे दे रही है, तो वो डेसिमिलेशन ऑफ नॉलेज में आता है। टीचर हेल्प इन एनालाइजिंग द डेटा विच इज़ ऑलरेडी नोन बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टूडेंट। तो बेसिकली टीचर ही हेल्प करती है एनालाइज करने की डेटा जो टीचर को तो ऑलरेडी पता है बट स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो वो नॉलेज का जो गैप है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का, वो ये ब्रिज के थ्रू, नॉलेज डेसिमेशन के थ्रू फुलफिल होता है। बहुत सारे ऐसे मेथड भी हैं जिससे टीचर के भी स्किल्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऑटो इंस्ट्रक्शन मेथड है कि आप खुद ही पढ़ के सीखे जा रहे हैं, अपने आप ही जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, या खुद आप अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि हाँ मुझे आज ये चीज़ें टॉपिक्स और सीखने हैं या नए नए सीखने हैं टीचर के लिए, ताकि करंट सिचुएशन और करंट प्रोफेशनल लाइफ में वो यूज़ कर पाएँ और हेल्पफुल भी हों। वर्कशॉप्स के थ्रू टीचर्स लर्न कर सकते हैं, जो आपकी प्रोफेशनल मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, या स्टडी के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उसके थ्रू टीचर्स लर्न कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के काफ़ी कोर्सेज भी हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी काफ़ी सारे होते हैं,
वो कोर्सेज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और टीचर ताकि अपने स्किल्स बढ़ाकर डे टू डे लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर पाएँ। अब रोल क्या है टीचर का नॉलेज ट्रांसमिशन और कंस्ट्रक्शन में? बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज रोल होता है। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा, मिनिमम 4 पेजेस का। इसमें आंसर आप ज़रूर लिखें। रोल क्या है टीचर का? एज एन इंस्ट्रक्शनल आउटपुट काम करती है टीचर। तीन तरह के, एक तरह के मेजर कंसर्न जो होता है, टीचर अगर इंस्ट्रक्शनल इनपुट की तरह काम कर रही है तो फॉर्मुलेटिंग करना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कि क्या लेसन आपको पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे अभी नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में आपको पढ़ाना है, उसके टॉपिक्स मैंने उठाए हैं, तो ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा इसको वीडियो को बनाने का, आपको नॉलेज एंड करिकुलम की नॉलेज देना। दूसरा, ऑर्गेनाइज करना लर्निंग एक्सपीरियंस टू अचीव, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए एक्सपीरियंस बनाना कि एक तरह से डायग्राम्स या जैसे मैंने आप नोट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट वाइज लिखे हैं, इलस्ट्रेशंस देना, एग्जांपल्स देना या एक्सप्लेन करना, बेसिकली जो आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करना। नेक्स्ट स्टेप ये होता है। फिर जज करना, जो भी आप पढ़ाना चाहते थे वो बच्चे समझ पाए या नहीं समझ पाए, तो टीचर क्या करती है इस फेज में? क्वेश्चंस पुट करती है बच्चों के आगे। ठीक है। अब दूसरा जो रोल होता है एज अ मैनेजर, अब मैनेजर का भी रोल होता है एक तरह के टीम को मैनेज करना, तो टीचर भी एज अ मैनेजर काम करती है, उसका भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। 4 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। प्लानिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, क्या पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है, और करिकुलम को पूरा प्लान करना, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में प्लान करना, और सिलेक्शन टीचिंग एड्स क्या क्या यूज़ करने हैं, वो आपका सबसे पहला स्टेप है। तो टीचिंग की प्रोसेस में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले ये नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में बनाए हैं, स्टेप वाइज लिखे हुए हैं, पॉइंटर्स बनाए हैं, कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं ताकि वो आप समझ पाएँ। तो ये प्लानिंग फेज़ में आता है टीचिंग की प्रोसेस में। तो मैं एज अ मैनेजर काम कर रही है, ताकि प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए भी, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, करिकुलम पूरा बनाना सीक्वेंस वाइज। ठीक है, ये आया आपका फर्स्ट पॉइंटर। जो दूसरा पॉइंटर आता है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग। इस फेज़ के अंदर टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में कंडीशंस बनाई जाती हैं ताकि जो ऑब्जेक्टिव आपने बनाया है, जो आप पढ़ाना चाहते हो, वो बच्चों को समझ आ पाए। बेसिकली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। अब आप स्कूल जाते हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट है, ब्लैक बोर्ड है। अब मैं आपको वीडियोस बना रही हूँ, तो ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, एक तरह का मैं एनवायरनमेंट बना रही हूँ ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। कई आप वीडियोस दिखाते हैं, स्कूल में भी आप प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाते हैं या आप ऑडियो सुना रहे हैं, तो वो अलग अलग तरीके की कंडीशंस ऑर्गेनाइज करना ताकि जो आप पढ़ाना चाहते हो वो अचीव हो पाए। टीचिंग स्टूडेंट्स, अब ये काम आ गया कि एनकरेज करना स्टूडेंट्स को और सुपरवाइज करना और गाइडेंस देना ताकि वो लर्निंग कर पाएँ अच्छे से, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है सिखाने का और पढ़ाने का वो अचीव हो पाए। कंट्रोलिंग पार्ट आता है फोर्थ। अब ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। इसके अंदर टीचर प्रिपेयर करती है एक टेस्ट और इवैल्यूएट करती है स्टूडेंट को कि वो जो ऑब्जेक्टिव था पढ़ाने का, जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है, वो उसे समझ कितना आया है, और नहीं आया तो क्या और चेंजेस आने चाहिए। तो बेसिकली इवैल्यूएशन का पार्ट इसमें आता है कंट्रोलिंग का। देयरफॉर इससे हम कंक्लूड करते हैं जो टीचर्स की ड्यूटी है वो भी एक तरह से सक्सेसफुल मैनेजर आपको बना सकती हैं, और जो मैनेजरल कैपेबिलिटीज़ अगर आपके अंदर हैं तो आप सक्सेसफुल टीचर भी बन सकते हैं। अब टीचर एज अ फैसिलिटेटर क्या काम करती है? टीचर ऑर्गेनाइज़र होती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजर होती है ग्रुप की, और फैसिलिटेटर है एक तरह की लर्निंग की। जो भी फैसिलिटीज़ लर्निंग के लिए चाहिए होती हैं वो टीचर का काम है आपको प्रोवाइड करना। टीचर एज अ फैसिलिटेटर वार्म होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और सेल्फ कंट्रोलिंग होना चाहिए। तो वार्म अच्छा हो, अंडरस्टैंड करे प्रॉब्लम्स को, एक्सेप्ट करे स्टूडेंट्स की फीलिंग को, और उसने सुने भी और ऑब्जर्व करे स्टूडेंट्स को क्लोजली, एंड लिसन अटेंटिवली एंड एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फीलिंग एंड आइडियाज़। तो स्टूडेंट्स की लिसनिंग पावर एक एज अ टीचर फैसिलिटेटर के रोल में अच्छी होनी चाहिए। उनके नए आइडियाज़ को समझें, उनके फीलिंग्स को समझें, क्वेश्चंस जो बच्चे पूछते हैं उन्हें प्रेज करें और इनकरेज करें, प्लानिंग बहुत अच्छे से करें, और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क जो भी उनको करना है वो सिस्टमैटिक हो, वर्क ओरिएंटेड हो, फ्लेक्सिबल हो। जब भी वो स्टूडेंट को क्रिटिसाइज़ करे तो वो उसे एक्सप्लेन ज़रूर करें ताकि बच्चा डीमोटिवेट ना हो। एक क्लासरूम बिहेवियर जो है पढ़ाने का वो बहुत अच्छा हो, और सब्जेक्ट बच्चा अच्छे से समझ पाए, एग्जाम्पल्स अच्छे दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टीचर का।
फॉर फैसिलिटेट लर्निंग दी टीचर मस्ट इनकरेज क्लासरूम डिस्कशन, पैनल डिस्कशंस। तो लर्निंग बढ़ाने के लिए टीचर को फैसिलिटेट करना चाहिए कि क्लासरूम के अंदर डिस्कशन का एनवायरनमेंट हो, रादर देन एक लेक्चर ही दिए जा रहे हो। आप डिस्कशन हो रही है, पैनल से भी आप डिस्कशन करो या क्वेश्चन आंसर आप सेशन रखो एंड में, ताकि बच्चों की जो क्वेरीज हैं वो साथ साथ सॉल्व भी हो रही हैं, उनके आइडियाज़ को भी इंकरेजमेंट मिल रही है। जब भी नेसेसरी है, जहाँ नेसेसरी लगे वहाँ आप लेक्चर दो, डिमॉन्स्ट्रेशंस दो या एग्जाम्पल्स के थ्रू आप एक्सप्लेन करो। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ फैसिलिटेटर टीचर के लिए हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्रिएटिव टीचर को क्या फैसिलिटेट करना चाहिए लर्निंग के थ्रू, कॉन्फिडेंस क्रिएट करें आप, पीपल की जो एस्पिरेशन है उन्हें बढ़ाएं, पॉजिटिव फीलिंग डेवलप करें, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा डेवलप करें बच्चों के अंदर लर्निंग एनवायरनमेंट में। अब बात करते हैं टीचर का रोल एज अ काउंसलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है काउंसलर के रोल में, सराउंडिंग से टीचर बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट करती है, जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना, एडवाइस भी उसी अकॉर्डिंगली करना। ये नहीं कि आप सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड या स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप फ्रेंड्स रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी स्टूडेंट्स की सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि तभी वो आपसे क्लोजली अपनी चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे और आप बेसिकली समझ पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे अच्छे से। स्टूडेंट्स को स्टडीज़ में हेल्प करना, यूजुअली टीचर्स एज जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करते हैं या ओवर अलग अलग क्राइटेरियाज वीडियोस के थ्रू, ऑडियोज़ के थ्रू या अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं। कुछ टीचर्स एक्स्ट्रा बुक्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे समझ पाएँ, तो स्टडीज़ में हेल्प कर पाएँ। अवेयरनेस देना कि एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ के अंदर, और उसी में हेल्प करना। स्टूडेंट की डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी करने के लिए, रैशनल डिसीजन सही बना पाएँ, टाइम टू टाइम चेंज ना हो और सही डिसीजन पे आ पाएँ, उसमें हेल्प करना। तो ये काउंसलर की तरह आप एक्ट कर रहे हैं, बच्चे को इन एंड आउट समझ रहे हैं और उनके लर्निंग रूटीन को समझ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से भी कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि अगर उनको घर पे भी कोई इश्यूज़ हैं तो वो बच्चे भी आपसे डिस्कस कर पाएँ, पेरेंट्स भी डिस्कस कर पाएँ और अकॉर्डिंगली आप एज अ काउंसलर उन्हें गाइड कर पाएँ, समझा पाएँ। गुड्स हैं जो टीचर को गुड काउंसलर बनाती हैं, वो होते हैं कि वो कीन ऑब्जर्वर है, सेंसिटिव है और समझती है, मतलब जो भी सिचुएशन है, एम्पैथेटिक है, अपनी संतावना आप दे रहे हो बच्चों को अगर उनके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्टिव है। अब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको एज ए काउंसलर एक्ट करना है और कैसे आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ाने का और बच्चे का लर्निंग का फुलफिल होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए समझने के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके अपकमिंग वीडियोस में भी मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो। और अगर प्रीवियस वीडियोस हैं, आप और सब्जेक्ट्स की भी देखना चाहते हैं तो हमारी बीएड प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, नोट्स भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।